सीसैट क्लास 2 2013 सेट ए। डेमोक्रेसी को लेके पिछले कुछ सालों में बहुत बयानबाजी हुई है, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। कुछ लोग नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड पे डेमोक्रेसी थोपना चाहते हैं ताकि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड का भला हो जाए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों का अपना रहने का तरीका है, उनके ऊपर डेमोक्रेसी नहीं थोपी जानी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही साइड्स गलत हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स ऐसा मान रही हैं कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी का जन्म वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राचीन भारत और कई देशों में डेमोक्रेसी को लेके पहले ही कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को मॉडर्न डे यूरोप और अमेरिका का ही एक प्रोडक्ट मानेंगे, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा था। वेस्ट ने डेमोक्रेसी नहीं दी, लेकिन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस दिए हैं। शॉर्ट में पैसेज में ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। डेमोक्रेसी पे एक्सपेरिमेंट तो एंशंट वर्ल्ड में भी हुए थे बहुत सारी कंट्रीज़ में, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट्स जनरली फेल हो गए थे। तो वेस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया? वेस्ट ने ये कंट्रीब्यूट किया कि उसने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए हैं। क्वेश्चन: ये पैसेज डेमोक्रेसी के बारे में मेनली क्या बात कन्वे करना चाह रहा है? क्या ये पैसेज मेनली ये बात कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी को वेस्टर्न कंसेप्ट दिखाने के चक्कर में ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है? क्या ये मेन बात है? या ये मेन बात है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी पे डेमोक्रेसी थोपनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उस सोसाइटी को खुद ही डेमोक्रेसी को एक बार कंसिडर करना चाहिए? या फिर मेन बात ये है कि डेमोक्रेसी का जन्म वेस्ट में नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट ने हमें वो इंस्टीट्यूशंस दिए हैं जिसने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया। हाँ, ये मेन बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन: पैसेज के बेसिस पे हम इनमें से कौन सी एजम्पशन ले सकते हैं? पहली एजम्पशन ये कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ डेमोक्रेसी इसलिए नहीं लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्ट की बनाई हुई चीज़ है। एक बार खुद सोचो कॉमन सेंस से, ऐसा होता है कि वो कहते हैं ये तो वेस्टर्न चीज़ है, हम तो नहीं लेते जी इसको। यार आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ऐसा तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुन के, ठीक है। बाकी पैसेज में पढ़ो, पैसेज में कोई रीज़न दिया है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी क्यों नहीं लेती? पैसेज में, हाँ, पैसेज में बिकॉज करके रीज़न साफ साफ दिया हुआ है कि कुछ लोग इसलिए अपोज करते हैं इस इम्पोजिशन को क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इससे इन कंट्रीज़ के ओन वेज, इनके जो ट्रेडिशनल वेज हैं गवर्नेंस के, वो इंटरफेयर होंगे, उनमें कुछ इंटरफेरेंस होगी, है ना। तो साफ साफ दिया हुआ है। वो कोई इसलिए थोड़ा ना मना कर रहे हैं कि ये तो वेस्टर्न चीज़ है जी, हम नहीं लेते इसको, इसलिए ये एजम्पशन तो गलत हो गई। दूसरी एजम्पशन है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ पे डेमोक्रेसी थोपना चाहती हैं। ठीक ही लग रहा है सुनने में, तो फिर भी दोबारा वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को। वेस्टर्न कंट्री नॉन वेस्टर्न कंट्री पे डेमोक्रेसी थोप रही हैं, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे हर जगह ये लिखा है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ पे डेमोक्रेसी थोपी जाती है और कुछ लोग इस थोपने को रोकते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ थोप रही हैं ये तो कहीं नहीं लिखा ना। हो सकता है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ एक्टिविस्ट हों, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ पॉलिटिशियंस हों जो चाहते हैं कि वेस्ट में जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही डेमोक्रेसी हमें भी लेनी चाहिए। हो सकता है ना। तो ये कौन कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ थोप रही हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। दूसरे चीज़ों को एज्यूम नहीं करना है, जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। आप सोचो आप एक IFS ऑफिसर हो, इंडिया को UN में रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपको इनपुट में ये पैसेज दिया गया है। क्या आप इस पैसेज के बेसिस पे जाके बोल दोगे, स्पीच में बोलोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज थोप रही हैं डेमोक्रेसी? नहीं, है ना। तो थोपने वाला काम तो कोई भी कर सकता है, तो ये चीज़ भी गलत है। दोनों एजम्पशंस गलत हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो पैसेज में नहीं दी है बट आपको पता होनी चाहिए।
देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेजॉरिटी रूल, यानी कि भीड़ का शासन। और इसीलिए पुराने एक्सपेरिमेंट्स डेमोक्रेसी में सारे फेल हो गए थे, क्योंकि जनता ने किसी को चुना और उसको सारी पावर्स दे दी और उसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कहते हुए कि भी ये तो जनता का प्रतिनिधि है, तो जो ये करेगा ठीक ही करेगा, वही जनता चाहती है। पिछले 200-300 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि डेमोक्रेसी काफ़ी नहीं है, जिसको जनता चुनती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कुछ कंसेप्ट्स बनाए गए, जैसे कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, ना कि रूल ऑफ मेन, यानी कि जो भी सरकार में है वो भी कानून से बाध्य है। जो भी सरकार में है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो अपनी मनमानी ना कर पाए, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। यानी जुडिशरी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें जनता ने नहीं चुना हो और जिनको सरकार कंट्रोल ना करती हो। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल सेटअप की वजह से डेमोक्रेसी पिछले 200-300 सालों में स्टेबल हुई है और सक्सेसफुल हुई है। नेक्स्ट पैसेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज़ को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए और सभी कानूनों का पालन करना चाहिए। और कंपनी के मैनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पैसा उनका है, कौन सा पैसा कंपनी का है। जिन कंपनीज़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, जनरली लोगों को उन कंपनीज़ पे ज़्यादा भरोसा होता है। जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के होने से कंपनी पे विश्वास बढ़ता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ज़रूर देखते हैं। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शेयर प्राइस पे अच्छा प्रभाव होता है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होने वाली कंपनीज़ को फंड्स रेज करने में भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन कंपनीज़ जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तभी ध्यान देती हैं जब कोई बड़ा स्कैम हो जाता है। क्वेश्चन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत कंपनीज़ को कानून का पालन करना चाहिए। हाँ, ये दिया हुआ है कि सभी कानूनों का पालन पूरी तरह करना चाहिए। कोई से भी कानून हो, किसी भी तरह का हो, उसका पालन करना है आपने, ठीक है। तो पहला ठीक हो गया। हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो। नहीं, ये तो दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का कोई बंदा होगा ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए सेकंड गलत हो गया। मैनेजर को कभी कंपनी में अपने पर्सनल पैसे नहीं लगाने चाहिए, ये तो नहीं लिखा। यहाँ पे ये लिखा है कि मैनेजर्स को ये देखना चाहिए कि कौन सा उनका पैसा है, कौन सा कंपनी का पैसा है। भाई जैसे आप आईएएस बन जाओगे तो ध्यान रखोगे ना कि कौन सा पैसा सरकार ने आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के सुधार के लिए दिया है, ना कि खुद के सुधार के लिए, है ना। तो आपकी सैलरी अलग है और जो पैसा सरकार ने आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया है वो सरकारी पैसा है। तो उसी तरह कंपनी का पैसा अलग है, आपका पैसा अलग है, बस। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो तो कर सकते हो ना। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सो आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ़ायदे, इससे शेयर प्राइस बढ़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे लिखा है कि इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है शेयर प्राइस पे, ठीक है। इससे बिजनेस टर्नओवर हमेशा बढ़ता है और वो भी रैपिडली, बड़ी तेज़ी से। नहीं, बिजनेस टर्नओवर तो मेंशन है नहीं यहाँ पे कहीं भी। ऊपर से कह रहा है कि हमेशा बढ़ता ही है, ऊपर से ये भी कह रहा है कि बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ये तो एकदम बकवास है। 2 इज़ रॉन्ग। तीसरा कह रहा है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द मेन क्राइटेरिया, यही मुख्य मानदंड है। नहीं, इसमें लिखा था यह अन्य में से एक मानदंड है, इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। ये नहीं कहा कि इट इज़ अ मेन क्राइटेरिया यही है, ठीक है ना। तो बातों को ट्विस्ट कर रहा है यूपीएससी यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं इसलिए तीसरा भी गलत है, ओनली वन इज़ करेक्ट। पैसेज 3, मैल न्यूट्रिशन। 6 महीने से 2 साल के बच्चों में मैल न्यूट्रिशन बहुत ही कॉमन है। इतना छोटा बच्चा बहुत ही कम खाना खाता है, फिर भी मैल न्यूट्रिशन होता है। मैल न्यूट्रिशन का रीज़न गरीबी नहीं है। जिन परिवारों में पर्याप्त मात्रा में खाना होता है उनमें भी 50% से ज़्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते हैं। मैल न्यूट्रिशन का मेन रीज़न जो है
वो ये है कि छोटा बच्चा अपने आप खाना नहीं खा सकता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है कि कोई उसे खाना खिलाए। अब अगर बच्चे की माँ वर्किंग है तो बच्चे को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी उसके बड़े भाई बहन की होती है। इसीलिए सल्यूशन ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि छोटे बच्चों की फूड रिक्वायरमेंट्स, खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चंस: बच्चों में मैल न्यूट्रिशन कैसे कम किया जा सकता है? अगर बच्चे रेगुलरली खाना खाएं, लॉजिकली तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि आफ्टर दे, अगर वो 5 साल से बड़े हो जाएं तो नहीं, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। तीसरा कह रहा है अगर बच्चों की फूड रिक्वायरमेंट्स पता हों, हाँ ये भी हो सकता है। और चौथा है कि इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बड़े भाई बहन की जगह बड़े लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बच्चे को खाना खिलाने की। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मान लो बड़ा आदमी भी बिज़ी है, नहीं खिला पा रहा है खाना किसी तरह से, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। तो डाउट हो रहा है ए और सी में। अगर बच्चे रेगुलरली खाना खाएं, हाँ इससे तो मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पता हो कि उनको कितना खाना खाना है, तो पैसेज में दिया है कि इसका सोल्यूशन कि मेल न्यूट्रिशन को कैसे टैकल किया जा सकता है। हाँ, लास्ट में दिया हुआ है कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि बच्चे की फूड नीड्स एग्जैक्टली क्या हैं, है ना। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिया हुआ है, तो फिर हम इसमें सी में जाएंगे क्योंकि ए और सी दोनों ही सही लग रहे हैं कॉमन सेंस से, लेकिन सी क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम इसी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: मैल न्यूट्रिशन का मेन रीज़न क्या है? कि बच्चे को खाना खिलाना मदर्स की प्रायोरिटी नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता यार। और यहाँ पे बस इतना सा लिखा है कि मदर वर्किंग है, खाना खिलाना प्रायोरिटी नहीं है, ये तो खामोखा की एलिगेशन हो गई। बल्कि मदर का तो पहला काम ही होता खाना खिलाना। मदर की तो पूरी टेंशन ये रहती होगी, और मदर तो शायद काम करने इसलिए जाती होगी ना, लॉजिक तो ये बनता है क्योंकि उसको बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए, मजबूरी है इसलिए जा रही है काम करने, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी नहीं है बच्चों को खाना खिलाना, ये तो खामोखा की एलिगेशन हो गई। तो पहला तो डेफिनेटली रॉन्ग है। दूसरा, मेन कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी यानी कि सरकार लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाती है कि बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है पैसेज में कि 2 रीज़न दिए हुए हैं। पहली बात ये कि बच्चा किसी और पे डिपेंडेंट होता है, और दूसरी बात ये कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पैसेज में ये नहीं दिया हुआ कि ये सरकार नहीं फैला रही है। तो अवेयरनेस कौन फैलाएगा अगर सरकार नहीं फैलाएगी? तो मतलब अगर ये शब्द फालतू है, गलत है ये शब्द, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही? कौन फैलाएगा? ऑब्वियसली सरकार फैलाएगी ना, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज होती हैं वही तो फैलाएंगी अवेयरनेस कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है न्यूट्रिशन की। तो फिर ये जो वर्ड्स लिखे हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, ये पैसेज में तो नहीं दिए, बट इसके सिवा और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, तो यानी कि ये वर्ड्स कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ फिर ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट। इसमें वी कैन टेक अ इजी गेस, हालांकि इसमें हल्का सा डाउटफुल रहेगा कि क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी लिखा नहीं है पैसेज के अंदर, बट यहाँ पे आप गेस कर सकते हो। पैसेज नंबर 4: किसान को रिस्क नहीं पसंद। किसान का एम ये नहीं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, किसान का एम है कि मेरा रिस्क कम से कम हो। रिस्क को कम करने के हिसाब से ही वो ये तय करता है कि वो कौन सी फसल उगाएगा और उस फसल को उगाने में क्या इनपुट्स यूज़ करेगा। रिस्क कम करने के लिए किसान कई कदम उठाता है, जैसे क्रॉप्स बदलना, फील्ड बदलना, खेती बाड़ी के सिवा कहीं और एम्प्लॉयमेंट पाना, थोड़ा स्टॉक्स मेंटेन रखना, या परिवार के सदस्यों को कहीं और बाहर भेज देना। कुछ और चीज़ें भी रिस्क कम करने में किसान की हेल्प करती हैं, जैसे कि शेयर टेनेंसी यानी कि बटाई काश्तकारी, यार दोस्त, दूर के रिश्तेदार, और इनफॉर्मल क्रेडिट एजेंसी यानी कि मनी लेंडर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी वजह से अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई मुसीबत आ जाए तो उस जगह के सभी किसानों को मदद चाहिए होगी। अगर सब लोग मदद चाहते हैं तो मदद करेगा कौन? मदद करने वाला उस टाइम कोई नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं रिस्क शेयरिंग के या रिस्क मैनेज करने के, वो काफ़ी नहीं हैं। क्योंकि ये मेथड्स काफ़ी नहीं हैं, इसलिए सरकार की तरफ से
कोई पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। रिस्क कम करने वाली दो तरह की सरकारी पॉलिसीज़ होती हैं, एक वो जो रिस्क को डायरेक्टली कम करती हैं और दूसरी वो जो इनडायरेक्टली कम करती हैं। जो पॉलिसीज रिस्क को डायरेक्टली कम करती हैं, टैकल करती हैं, वो हैं क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे अगर आपने फसल उगाई लेकिन किसी वजह से फसल ख़राब हो गई तो सरकार आपको पैसे दिलवा देगी इंश्योरेंस कंपनी से। प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइसेस फसल के बहुत ज़्यादा गिर गए तो उस केस में आपको हेल्प मिल सकती है। पेस्ट अटैक ना हो जाए तो उससे बचने के लिए आप पहले ही डिजीज़ रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ यूज़ करो, ठीक है। लेकिन ये जो रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती हैं रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट करने में, एंड इनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ रिस्क को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इरिगेशन, या सस्ते में लोन मिल जाना, या किसान को इन्फॉर्मेशन मिल जाना कि कब बारिश आने के चांसेस हैं, कब सूखा पड़ने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ हैं, इसलिए ये जनरल सिचुएशन को इम्प्रूव करती हैं, ये रिस्क को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती हैं। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ में अक्सर किसान के पास इरिगेशन सिस्टम नहीं होता है। किसान फसल उगाने के लिए बारिश पर निर्भर होता है, जिस वजह से किसी साल यील्ड कम होती है, किसी साल ज़्यादा। इसलिए किसान की आय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी चीज़ों में मददगार साबित हो सकता है। क्वेश्चन, पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं। साफ साफ दिया हुआ यहाँ पे कि ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट एडिक्वेट, इसीलिए पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगला सवाल, कुछ पॉलिसीज़ बिना साइड इफ़ेक्ट के रिस्क कम कर सकती हैं? गलत, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं। इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ से रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट किया जा सकता है? गलत, पूरी तरह रिस्क कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी से आप टोटली रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी ही क्यों ना हो, रिस्क को कभी भी आप पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। इसलिए बी इज़ द आंसर, यानी कि कोई भी ऐसी सिंगल पॉलिसी नहीं है जिससे एग्रीकल्चरल रिस्क पूरी तरह ख़त्म हो जाए। कोई भी एक सिंगल पॉलिसी सफिशिएंट नहीं होती है।